आज हम लोग बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड की। और टीचिंग एप्टीट्यूड में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके सिलेबस की। तो सिलेबस में क्या क्या आता है इस चीज को देखते हैं। सिलेबस में सबसे पहली चीज है हमारे पास कि टीचिंग, इसका कंसेप्ट क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। अगली चीज है लेवल ऑफ टीचिंग, फिर नेचर, कैरेक्टरिस्टिक एंड बेसिक रिक्वायरमेंट। उसके बाद है लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक। अब लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक में दोनों चीजें हैं, एडोलेसेंट लर्नर एंड एडल्ट लर्नर। यानी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको पेडागोजी और एंड्रागोजी दोनों की बात हो रही है। फिर कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो टीचिंग को अफेक्ट करते हैं, टीचर, लर्नर सपोर्ट मटेरियल, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज, लर्निंग एनवायरनमेंट, इंस्टीट्यूशन, ये सब चीजें हैं। उसके बाद मेथड ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग, यानी टीचर सेंटर्ड वर्सेस लर्नर सेंटर्ड मेथड। तो मेथड कौन कौन से हैं टीचिंग के, वो सब चीजें आ जाती हैं। फिर ऑफलाइन ऑनलाइन मेथड। अब ऑनलाइन में स्वयं हो गया, स्वयं प्रभा हो गया, मूव हो गया, ये सब चीजें आ गई। ठीक है। तो लास्ट क्लास में याद होगा कम्युनिकेशन में हम लोग टीवी चैनल की बात कर रहे थे, रोशनी याद है? जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे एजुकेशनल टीवी चैनल भी लॉन्च किए हैं। उस जो टीवी चैनल का पूरा सेट है उसे हम कहते हैं स्वयं प्रभा। उसे हम क्या कहते हैं? स्वयं प्रभा। फिर उसके बाद से हमारा टीचिंग सपोर्ट सिस्टम आ गया कि कौन, यानी हमारा जिसे आप टीचिंग एड नॉर्मल सेंस में कहते हैं उसकी बात हो रही है यहाँ पे। फिर इवेल्युएशन सिस्टम आ गया, किस तरह का इवेल्युएशन होता है, इवेल्युएशन कैसे होता है। ठीक है। जैसे ग्रेडिंग क्या होती है, ग्रेडिंग कितने तरह की होती है, भारत में कौन सी ग्रेडिंग यूज होती है, सीबीसीएस क्या है, जैसे आजकल यूनिवर्सिटीज में सीबीसीएस लागू हो रहा है। क्रेडिट ट्रांसफर क्या होता है, क्योंकि पहले अब क्रेडिट ट्रांसफर नहीं होता था, अब उसका भी ऑप्शन आ गया है। सीबीटी क्या है, और कौन कौन सर से नए, नॉर्म्स क्या होता है सर, थोड़ा बता दीजिए तो। एक मिनट रुक जाओ, और इनोवेशन इन इवैल्यूएशन सिस्टम, ये सब चीजें आ जाती हैं। देखो नॉर्म बहुत बेसिक चीज है। अगर तुम नॉर्म को समझने के लिए जो सबसे उसका बेसिक डेफिनेशन उसको ध्यान में रखोगे तो नॉर्म को समझना आसान हो जाएगा। ठीक है। अब नॉर्म शब्द कई जगहों पे आता है। टीचिंग में जो नॉर्म आता है वो इवैल्यूएशन के फील्ड में आता है। ठीक है। तो टीचिंग में जो नॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की जब हम बात करते हैं तो यह एक तरह का रेफरेंस बेस्ड इवैल्यूएशन सिस्टम है, या रेफरेंस बेस्ड असेसमेंट सिस्टम है। ठीक है। तो नॉर्मेटिव में क्या होता है कि हम वहां एक इंडिविजुअल को एक ग्रुप के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे एक रेफरेंस होता है, उसी के आधार पे होता है। तो नॉर्म में क्या होता है कि नॉर्म में आपको रूल्स फिक्स होते हैं, वैल्यूज बदलती रहती है। ठीक है। नॉर्म और क्राइटेरिया हमेशा साथ में रख के पढ़ोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्राइटेरिया में क्या है, वैल्यूज फिक्स होती हैं। क्राइटेरिया में क्या है, वैल्यूज फिक्स होती हैं। और नॉर्म में क्या होता है, रूल्स आपके फिक्स होते हैं। वहां पे रूल्स जो हैं वो फिक्स होते हैं, लेकिन वैल्यूज जो है हर बार बदल सकती है। ठीक है। कुछ नोट डाउन करना तो एक बार नोट डाउन कर लो, ज्यादा बेहतर रहेगा। वहाँ पे नॉर्म्स में लिखा था चार हाँ ऑप्शन कि ये हाँ जो फिक्स होता है या फ्लेक्सिबल होता है कि हाँ चेंजेस होता रहता है, हाँ। ऐसे कुछ चार ऑप्शन थे। तो ऑप्शन सारे बताओगे तब ना। नॉर्म्स में रूल सर फिक्स होते हैं, वैल्यू चेंज होती रहती है। हाँ ठीक है। फिक्स था। सेकंड में लिखा था फ्लेक्सिबल। तो फ्लेक्सिबल क्या? सर मतलब चार ही ऑप्शन थे दोबारा ऑप्शन कि दोबारा नॉर्म बोलो। बेस्ड क्राइटेरियन क्या होता है। नॉन बेस्ड या क्राइटेरियन बेस्ड? नॉर्म बेस्ड सर, सॉरी। अगर क्राइटेरियन होगा तो क्राइटेरियन एकदम हार्ड फिक्स होता है। राइट। ओके देखो सर। एक चीज हमेशा ध्यान रखो, जब हम कहीं रूल की बात करते हैं ना, जब हम कहीं बना देते हैं कि हाँ भाई ये चीज होगी, ये रूल होगा हमारा, तो उस रूल में वेरिएशन आ सकता है। रूल फिक्स हो गया, बट जब हम वैल्यू फिक्स कर देते हैं तो फिर वो वैल्यूज एग्जैक्ट हो जाती हैं कि नहीं आपको यही चीज फॉलो करना है। जैसे क्राइटेरिया, क्राइटेरिया और नॉर्म दोनों के दोनों ग्रुप पे लागू होते हैं। दोनों में हम एक इंडिविजुअल को एक सेट स्टैंडर्ड के अगेंस्ट में मेजर कर रहे हैं। क्राइटेरिया में वो जो सेट ऑफ स्टैंडर्ड है वो फिक्स है, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। नॉर्म में जो सेट ऑफ स्टैंडर्ड है उसकी न्यूमेरिक वैल्यू नहीं होती है, उसकी केवल थ्योरेटिकल वैल्यू होती है। जब थ्योरेटिकल वैल्यू होती है तो न्यूमेरिक वैल्यू आपकी चेंज हो सकती है।
जैसे इस बार आप लोगों ने नेट का एग्जाम दिया था, बताओ इस बार नेट का एग्जाम दिया था, बताओ। नेट के एग्जाम के बाद, नेट के एग्जाम के बाद पूरे देश भर में बच्चों की एक डिमांड थी कि इस बार दो एग्जाम एक साथ हो रहे हैं, तो रिजल्ट भी हमारा 12% होना चाहिए। याद है? तो 12% क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 12%? सब्जेक्ट के जो सर जो स्लॉट्स होते हैं, यहाँ पर 12% का मतलब क्या हो गया, बताओ। सर जो सब्जेक्ट के सर जो स्लॉट्स होते हैं जिसमें क्वालिफाई होते हैं। तो बच्चों की डिमांड क्यों थी कि 12% हमें चाहिए? बच्चों की डिमांड 12% की क्यों थी, बताओ। बच्चों का क्या, स्टूडेंट्स का क्या कहना था? स्टूडेंट्स का कहना यह था कि आप 2 बार का एग्जाम ले रहे हो, ठीक है, तो एक बार के एग्जाम में 6% बच्चे क्वालिफाई होते हैं। 2 बार अगर आप एग्जाम, 2 बार का एग्जाम अगर आप एक साथ ले रहे हो, तो हमारे यहाँ 12% बच्चे, 6%, 12% बच्चे क्वालिफाई होने चाहिए। बच्चों का यही कहना था ना। तो यह जो 12% की वैल्यू है, ये तो हर एग्जाम में अलग अलग, या 6% की जो वैल्यू है ये तो हर एग्जाम में अलग होगी, या तो सब्जेक्ट वाइज भी वेरी करेगा, सब्जेक्ट वाइज भी वेरी करेगा ना। जैसे इंग्लिश में ज्यादा बच्चे हैं तो 6% की वैल्यू, वहां नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा हो जाएगा। अब मान लो फ्रेंच है या रशियन है, उसमें केवल 10 या 12 बच्चे बैठते हैं, या मान लो 100 बच्चे बैठते हैं किसी सब्जेक्ट में, तो वहां 6% का मतलब केवल 6 हुआ। तो हमारा रूल क्या है? रूल फिक्स है कि 6% या 12%, जो भी रूल है, रूल फिक्स है। उसकी वैल्यू हमारी चेंज हो सकती है, तभी जाकर हम उसे नॉर्म कहेंगे। वही जो आप एग्जाम देते हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, तो मान लो कि सेकंड आप कहते हो कि भाई हम फर्स्ट डिवीजन से पास हैं। फर्स्ट डिवीजन से पास होने का मतलब क्या है? फिर आप कहते हो कि आप फर्स्ट डिवीजन से पास हो, तो इसका अर्थ क्या है, बताओ। कोई पर्सन अगर ये कहता है कि वो फर्स्ट डिवीजन से पास है, तो इसका अर्थ क्या है? कि उसे 60% से अधिक नंबर आए हैं। कोई पर्सन अगर ये कहता है कि वो फर्स्ट डिवीजन से पास है, इसका अर्थ क्या हुआ? कि उसे 60% से अधिक नंबर आए हैं, उसका मतलब यही हुआ ना। क्लियर है ये चीज? क्या फर्स्ट डिवीजन के केस में 60% वाली वैल्यू कोई बदल सकती है? बोलो। नहीं बदल सकती सर। नहीं बदल सकती ना, नहीं सर। वैल्यू यही रहेगी हमारी 60% वाली। यस ठीक है कि फर्स्ट, तो यह क्या हो गया, यह रिजिड वैल्यू होती है, फिक्स वैल्यू होती है। तो क्राइटेरिया क्या होता है? रिजिड होता है। क्राइटेरिया क्या होता है? फिक्स होता है। और नॉर्म क्या होता है? वो रूल बेस्ड होता है। तो सिचुएशन के अनुसार रूल तो वही रहेगा, लेकिन वैल्यूज हमारी चेंज होती रहेंगी। सिचुएशन के अनुसार रूल तो हमारा वही रहेगा, लेकिन वैल्यूज हमारी चेंज होती रहेंगी। ठीक है, क्लियर है ये चीज? यस सर। रजत, क्लियर है ये चीज? बोलो, इसमें कोई डाउट है? सर कहीं कहीं पे लिखा रहता है सर अकॉर्डिंग टू यूजीसी नॉर्म्स, ये है वो है। यूजीसी नॉर्म्स का मतलब ये है कि यूजीसी रूल्स बेसिकली, ठीक है, लेकिन वहां का भी क्राइटेरिया नहीं लिखा होता है। कोई ध्यान दिया है? वहां कोई भी क्राइटेरिया गिवन नहीं होता है, नॉर्म्स लिखे होते हैं।
तो इस पे ध्यान दिया यस है? सर। क्यों? यस सर। क्योंकि क्राइटेरिया जब होगा तो वह एग्जैक्ट वैल्यूज की बात करने लगेगा, नॉर्म्स रूल्स की बात कर, बात जब केवल रूल्स की हो रही हो, वैल्यू जहाँ चेंज हो सकती है वहां सब जगह नॉर्म टर्म यूज होता है। जहाँ सिचुएशन के अकॉर्डिंग वैल्यू चेंज हो सकती हो बट रूल सेम होते हैं, वहाँ नॉर्म टर्म यूज होता है। और जहाँ रूल्स की बात ही नहीं हो, केवल वैल्यूज की बात हो, वहाँ क्राइटेरिया टर्म यूज होता है। ओके सर। ठीक है। चलो कुछ ये नोट डाउन कर लो, ज्यादा बेहतर रहेगा। द नॉर्मेटिव असेसमेंट compare an individual performance. The normative assessment compare an individual's performance to others in a group. They determine that whether that individual performed performed above, below, or equal to the average performance of the group. NTA is also using the normative assessment full stop in uses such as standardized testing. Scores will usually be reported as scores will usually be reported as scores will usually be reported as a percentile ranking, along with a standard score on the exam. जैसे मान लो अगर आपको यह लिख के आ गया कि आपका परसेंटाइल 80 है, इसका मतलब क्या हुआ? If your percentile is 80, what does it mean? बताइए। Sir, it is between 80 to 90. इसका मतलब ये है एग्जाम कि में मतलब क्वालिफाई किया है, जिसका रैंक अच्छा है उसके बाद से उन सबका कंपैरेटिव।
इसका मतलब ये होता है कि 80% लोग आपसे नीचे हैं और आप टॉप 20% ब्रैकेट में हैं। जब आपका परसेंटाइल 98 आता है, इसका मतलब क्या है कि 98% लोग आपसे नीचे हैं और आप टॉप 2% के ब्रैकेट में हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि आपके 80% या 90% आंसर सही है। जब आपका परसेंटाइल 90 है, ध्यान रखना परसेंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, परसेंटाइल की बात कर रहा हूँ। तो नॉर्मेटिव असेसमेंट में हम परसेंटाइल के यूज करते हैं। मान लो अगर आपका परसेंटाइल 90 परसेंटाइल है, इसका मतलब ये है कि आपका जो आंसर है, आपका जो रैंक है, वह टॉप 10 में है, यानी 90% लोग आपसे नीचे हैं। यानी 90% लोगों ने आपसे कम आंसर किए, कम आंसर करेक्ट है 90% लोगों के। अब बात क्लियर है? Yes, sir. और केवल 10% ऐसे हैं जिन्होंने आपसे बेहतर किया है। वैसे अगर 98% है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके 98% आंसर सही है। इसका मतलब ये है कि 98%, ध्यान सुनो, 98% बच्चों ने आपसे अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। आपसे अच्छा परफॉर्म कितने परसेंट लोगों ने किया है? केवल 2% ने किया है। बाकी 98% आपके नीचे है। परसेंटाइल का मतलब, तो नॉर्मेटिव असेसमेंट में हम इस तरह से चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। द नॉर्मेटिव असेसमेंट are used for a variety of educational purposes. A variety of educational purposes. IQ test, IQ test, developmental screenings, common core assessment, common core assessment, and academic achievement tests, and academic achievement tests such as SAT. SAT का एग्जाम होता है यूएस में, Such as SAT, SAT, Scholastic Aptitude Test, SAT, etc. SAT, etc. are all examples of normative assessments. इस तरह के जो टेस्ट होते हैं, उसके आधार पर हम बच्चों की बेसिक स्किल के बारे में जानते हैं और जानते हैं कि बाकी बच्चों के कंपैरिजन में उनकी पोजीशन क्या है, और उसके आधार पे प्लानिंग की जाती है कि उन्हें किस तरह के स्पेशल एजुकेशन सर्विस की रिक्वायरमेंट है। ठीक है? क्या उनमें कोई सर लर्निंग इसको डिसेबिलिटी है? रैंकिंग भी बोल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन इस रैंकिंग में और जो परसेंटेज बेस्ड रैंकिंग होती है उसमें डिफरेंस होता है। जो परसेंटेज बेस्ड रैंकिंग होती है ना, वो 1 2 3 4 बताती है कि यह टॉप कर गया, सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे। ये क्या करता है? बच्चों की ग्रुपिंग कर देता है। या क्या करता है? बच्चों की ग्रुपिंग कर देता है कि इतने बच्चे जो है 98 परसेंटाइल में हैं। ठीक है? दूसरा, यह आपकी एबिलिटीज को और आपकी डिफिकल्टीज को, दोनों को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जो परसेंटेज बेस्ड जो टेस्ट होते हैं, जो क्राइटेरिया, वह जो होते हैं पूरी तरह से आपकी एबिलिटीज को डिनोट करते हैं। वो आपकी जो ड्रॉबैक्स हैं उसको रिप्रेजेंट नहीं करते, लेकिन इसमें दोनों चीजें रिप्रेजेंट होती हैं। ठीक है? इनका यस इस्तेमाल सर। जो है फिर फर्दर एडमिशन के लिए, स्कॉलरशिप देने के लिए, इन सब चीजों के लिए भी किया जा सकता है। ठीक है? सर ये इसका यूज होता है।
हाँ, नॉर्मेटिव असेसमेंट का इस्तेमाल जो होता है रैंकिंग के लिए, एडवांस प्रोग्राम्स के लिए, एडमिशन के लिए या स्कॉलरशिप वगैरह देने के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक है। द नॉर्मेटिव असेसमेंट only rank students and are specially designed एक मिनट रुक जाओ, and are specially designed to do so according to a bell curve, according to a bell curve, According to a bell curve, B double L, bell curve। बेल शेप्ड कर्व कैसे होते हैं पता है ना? yes sir. ठीक है, तो बेल शेप्ड कर्व को हम बेल कर्व क्यों कहते हैं बताओ? सर उसकी शेप की वजह से। शेप की वजह से। तो बेल की खासियत क्या होती है? तो पहले डाउनफॉल रहता है, फिर राइजिंग रहता है, देन अगेन डाउनफॉल। सिमेट्रिक होता है, बट उसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि बेल शेप कर्व जितने भी होते हैं वो कभी भी एक्स एक्सिस को कंप्लीटली टच नहीं करते, क्योंकि उनका जो बेस होता है वो हमारे एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाता है, तो कभी भी 100% डेटा उस कर्व के अंदर नहीं आता है। इसे एक और बहुत इंपॉर्टेंट खासियत होती है जिसकी जरूरत हमें आगे पड़ेगी, स्टेट्स वाले पोर्शन में इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। मैंने कुछ इमेज शेयर किया है, देखना एक बार, मिला है दोनों लोगों को? सर व्हाट्सएप में। हाँ, व्हाट्सएप में। यस। यही है हमारा बेल शेप कर्व। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम डेटा को जब भी हम ग्राफ पे डालेंगे सॉरी, हम लोग बात कर रहे थे कि ये ग्राफ जो होगा वो बेल की तरह होगा। अच्छा, मैक्सिमम स्टूडेंट जो होंगे वो एवरेज के आसपास परफॉर्म करेंगे। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो एवरेज से बेहतर परफॉर्म करेंगे और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका जो परफॉर्मेंस होगा एवरेज से कम होगा। क्लियर है चीज? यस सर। तो जब भी हम नॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करते हैं तो हम वहाँ किस चीज पे फोकस करते हैं कि जो बच्चों के परफॉर्मेंस में डिफरेंसेस हैं हम उसकी बात करते हैं कि कुछ बच्चों ने किन्होंने बेहतर परफॉर्म किया है, किनका जो परफॉर्मेंस हो एवरेज से कम है। हम एवरेज की बात ही नहीं करते, जो डिफरेंस है एवरेज के साथ हम उसकी बात करते हैं, कितने बेहतर हैं और कितने पुअर हैं, हम इन चीजों की स्टडी वहां करते हैं। ठीक है। द नॉर्मेटिव असेसमेंट डू नॉट डिटरमाइन if the students have met learning standards or acquired
a specific knowledge. Because of this, it cannot be used. It cannot be used to measure the progress of an entire group. We can only do a comparative study of, or a comparative study of performance of one individual within a group. ठीक है? It offers useful information. It is easy to administer and score. And helpful for ranking aptitude. And helpful for ranking aptitude. Drawbacks can be misused, can have an undue influence on, undue influence on expectations, can produce misleading scores, for students with special needs, can produce misleading scores for students with special needs. It tends to produce the memorization over critical thinking skill, and the last one, undervalues the abilities,
ठीक है, तो नॉर्मेटिव असेसमेंट पे ध्यान रखना। ठीक है, नॉर्मेटिव असेसमेंट पे हमें किस चीज का ध्यान रखना है कि नॉर्मेटिव असेसमेंट का इस्तेमाल नॉर्मली एक इंडिविजुअल का परफॉर्मेंस पूरे ग्रुप के रेस्पेक्ट में करने के लिए यूज होता है। ठीक है, क्लियर है? नॉर्मेटिव असेसमेंट का इस्तेमाल करके हम कभी भी बेस्ट लोगों को फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? जैसे मान लो आपको कोई एक टीम बनानी है, उस टीम में आपको 10 बेस्ट लोग रखने हैं, तो उन 10 बेस्ट लोगों का इस्तेमाल को पता करने के लिए हम लोग नॉर्मेटिव असेसमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इस असेसमेंट के द्वारा हम क्लियरली इस चीज को समझ सकते हैं कि कितने लोगों ने अबव एवरेज परफॉर्मेंस किया है और कितने लोगों ने बिलो एवरेज परफॉर्मेंस किया है। क्लियर है चीज? कोई डाउट इसमें? इसमें नॉर्मली सर हाउ परसेंटाइल का कैन बी मिसयूज? बता रहा हूँ, इसमें केवल परसेंटाइल का इस्तेमाल होता है, इसमें परसेंटेज का इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, तो कई बार यह जो है मिसलीडिंग हो सकता है। जैसे मान लो कि कोई एग्जाम हुआ, अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। बहुत पहले की घटना है, एक यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लूंगा अभी क्योंकि क्लास रिकॉर्ड हो रही है, तो यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लूंगा। एक यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस हुआ। ठीक है, उस एंट्रेंस में एक लड़की ने टॉप किया। ठीक है, ध्यान सुनना, उस एंट्रेंस में एक लड़की ने टॉप किया। अब लड़की को कुल कितने नंबर आए? 35 या 40 नंबर उस लड़की को आए थे, जिसके आधार पर उस लड़की ने टॉप किया था। या और उसका परसेंटाइल कितना था? उसका परसेंटाइल 80 था। ठीक है, अब एक किस तरह से मिसलीडिंग है, ध्यान से देखो। यानी टॉप 20% के ब्रैकेट में थी वो लड़की, नियम था उसे, मतलब वो 100% मान लो, 80% भी नहीं था, वो 100 टॉप की थी लड़की, मान लो एक तरह से, आपके लिए समझना और आसान हो जाएगा। ठीक है, उस लड़की को 100 परसेंटाइल था, यानी बाकी सारे बच्चे उसके नीचे थे। ठीक है, और उसी के आधार पर उस लड़की ने टॉप किया था। अब देखो उस लड़की को नंबर कैसे मिले थे। उस लड़की को 5 नंबर इसलिए मिला था क्योंकि वो थी लड़की। भारत के टॉप इंस्टीट्यूट का नाम, टॉप यूनिवर्सिटी की बात बता रहा हूँ। 5 नंबर उसे इसलिए मिला था क्योंकि वो रिजर्व कैटेगरी से थी। ठीक है, कितने नंबर हो गए? कितने 10 नंबर हुए बताओ? 10। 10 5 नंबर इसलिए था क्योंकि वह एक पिछड़े क्षेत्र से थी। उसकी जो स्कूलिंग हुई थी वह एक पिछड़े स्टेट से हुई थी। कितने हो गए? 15 15। 5 नंबर इसलिए था क्योंकि वह गरीब परिवार से थी। 20। यस सर। उससे टोटल कितने मार्क्स आए थे? 30 या 35, ऐसे ही कुछ नंबर आए थे उसे। तो उसकी जो एक्चुअल एबिलिटी है, क्या वह टेस्ट हुआ? नहीं सर। अब जिन बच्चों ने, जो बच्चे उस तरह के स्टेट से नहीं होंगे और जिन्होंने, अगर मान लो सब्जेक्ट में 20 मार्क्स उसका उनका सही होगा, उनका भी एडमिशन वहां नहीं हुआ यूनिवर्सिटी में। यस सर। तो वैसे कंडीशन में यह जो परसेंटाइल सिस्टम है, इसने क्या किया? ये जो नॉर्मेटिव असेसमेंट है, इसने क्या किया? मिसलीडिंग। मिसलीड कर दिया, एक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं दी। कई बार इसके द्वारा एक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, इसलिए ये इसे मिसलीड करता है। पर सर यहाँ पे प्रॉब्लम तो रिजर्वेशन सिस्टम का हुआ ना। रिजर्वेशन सिस्टम ही नहीं है, रिजर्वेशन सिस्टम के साथ साथ नॉर्मेटिव असेसमेंट वाला सिस्टम था। दोनों चीजें थी, परसेंटेज की बात ही नहीं थी वहां पे, परसेंटाइल की बात थी। तो इसने जब हम नॉर्मेटिव असेसमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें कैलकुलेट होती हैं। इसके अलावा
या चूंकि एग्जैक्ट स्कोर की बात नहीं करता है, तो अब जैसे मान लो दो बच्चे हैं, ठीक है, आपने क्या किया, आपने तय किया कि भाई हम 70 परसेंटाइल वालों को लेंगे। हम्म, अब 70 परसेंटाइल वाले में एक बच्चा 100% मार्क्स लेके आया है, एक बच्चा ऐसा है जो सबसे ज्यादा मार्क्स है, और एक जो केवल 70% लेके आया, वो दोनों को आपने क्या किया, इक्वल कर लिया। लेकिन दोनों की हम्म, एबिलिटीज क्या है, दोनों की एबिलिटीज क्या है, अलग अलग है ना। हम्म, yes, लेकिन यह क्या करेगा, क्या वो दोनों को इक्वल करके दिखा देगा, एक बराबर दिखा देगा। तो अगेन यह क्या होगा, इस कंडीशन में भी क्या होगा, ये मिसलीडिंग हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, yes sir. चलिए, और कोई डाउट और कोई क्वेश्चन नहीं है, तो अब थोड़ा सा नहीं सर, आगे इसमें बढ़ नहीं के है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे टीचिंग के कंसेप्ट की। देखो, जब हम टीचिंग के कंसेप्ट की बात करते हैं, तो टीचिंग के दो कंसेप्ट हैं। ठीक है, एक है हमारा मॉडर्न कंसेप्ट, और दूसरा है हमारा ट्रेडिशनल कंसेप्ट। लेकिन ये जो ट्रेडिशनल और मॉडर्न का जो डिफिनीशन है, इसका जो डिवीजन है, ये भी बहुत मजेदार है। ठीक है, क्योंकि यहाँ ट्रेडिशनल कंसेप्ट का मतलब ये होता है कि जो रेनेसा पीरियड है यूरोप का, उसके बाद का जो टीचिंग का मेथड डेवलप हुआ, उसे इन लोगों ने कहा कि वो ट्रेडिशनल मेथड है। ठीक है, वहां पर स्कूल का, कॉलेज का जो सिस्टम डेवलप हुआ, उससे इन लोगों ने क्या कहा कि यह हमारा ट्रेडिशनल मेथड है। और उसके बाद यानी 20th सेंचुरी में और 21st सेंचुरी में धीरे धीरे जो मेथड डेवलप हो रहे हैं, इसको इन्होंने क्या कहा कि हमारा मॉडर्न कंसेप्ट है। तो रेनेसा पीरियड के पहले दुनिया के बाकी हिस्सों में किस तरह से टीचिंग होती थी, उसकी कोई चर्चा होती ही नहीं, उसकी कोई चर्चा नहीं होती। या कब से कब तक की चर्चा करते हैं, रेनेसा के बाद, पहला पार्ट जो ट्रेडिशनल मेथड है, और दूसरा पार्ट जो मॉडर्न टाइम है उसका। ठीक है, क्लियर है चीज। सर रेनेसा किसको बोलेंगे? रेनेसा किसे बोलेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का नाम सुना है? यस सर। तो यूरोप में जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद वहां पर पुनर्जागरण की शुरुआत होती है, यानी यूरोप में एक बार फिर से वो ये मानते हैं कि हमें फिर से एक जागरण आ रहा है, हम लोग फिर से लाइट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और उस चीज को रेनेसा कहा गया। रेनेसा ने पूरी दुनिया को बदलने का काम किया। रेनेसा ने क्या किया, पूरी दुनिया को बदलने का काम किया। ठीक है, यस सर, ठीक है सर। द रेनेसा वाज अ period of European culture, art, politics and economics rebirth following the Middle Age। यह जो माना जाता है कि जो रेनेसा पीरियड रहा है, वो 14 to 17 सेंचुरी के बीच में यूरोप में रहा है। और जो भी हम मॉडर्न डेवलपमेंट देख रहे हैं, इन सबका जो जड़ है, इन सर सबों का जो रूट है, वो रेनेसा पीरियड ही है। ठीक है, यस सर। क्लियर है चीज। तो यह माना जाता है कि रेनेसा पीरियड में बहुत सी नई चीजें, बहुत सी डेवलपमेंट, बहुत सी नई चीजें हमारे सामने आती हैं। और उसके बाद अ, ये कहते हैं कि जो रेनेसा पीरियड में जो टीचिंग सिस्टम डेवलप हुआ, स्पेशली फ्रांस से, जो बाद में पूरे यूरोप में फैला और फिर यूरोप के बाद से पूरी दुनिया में फैला, वह जो टीचिंग लर्निंग का जो सिस्टम था, वह हमारा ट्रेडिशनल टीचिंग लर्निंग सिस्टम है। ठीक है, और उसके बाद जो 20th सेंचुरी के एंड में या मिड 20th सेंचुरी के बाद, और उसके बाद जो चीजें डेवलप हो रही हैं, वह क्या है, वह मॉडर्न कंसेप्ट है। ठीक है, क्लियर है। यस, यस। यह कहते हैं कि जो मिडिल एज था, वह डार्क एज था।
यानी उस टाइम पे पूरे यूरोप में और पूरे मतलब यूरोपियन एरिया में और यूरोप से रिलेटेड जो आपको मिडिल ईस्ट के एरिया है, ये सब पूरा जो एरिया है, वहां पर किसी भी तरह का कोई भी डेवलपमेंट या विकास का काम नहीं हुआ था। इसलिए उसका इन्होंने क्या नाम दे दिया, डार्क एज का नाम दे दिया। ठीक है, क्लियर है ये चीज? यस सर। ठीक है, तो मिडिल एज कहते हैं कि लगभग 4th सेंचुरी या 5th सेंचुरी एडी से लेकर मतलब ये समझो कि रोमन एम्पायर यानी 476 एडी से लेकर जो 14th सेंचुरी एडी तक का जो टाइम पीरियड है वो है मिडिल एज। उस टाइम पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट जो है वहां नहीं हुआ। उस टाइम पे आर्ट एंड कल्चर इन सब चीजों को लेके बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं होता है। चर्च का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि कोई भी चीज अगर वो लोग ऐसी कहते हैं जो बाइबल के अगेंस्ट में है तो उन लोगों को मार दिया जाता है। बहुत बड़े पैमाने पे महिलाओं को बर्न कर दिया गया। और जो आप विच क्राफ्ट और इस तरह के जो वर्ड सुनते हो, होर विच, इस तरह के जो वर्ड का डेवलपमेंट होता है, उस सारा डेवलपमेंट उसी टाइम पीरियड का है। ठीक है, क्लियर है चीज? यस सर। तो उसके वह एक डार्क पीरियड था। उस डार्क पीरियड के बाद धीरे धीरे लोगों ने नई चीजों को एक्सेप्ट करना शुरू किया, तो उसे रेनेसा कहा गया। तो रेनेसा के टाइम पर जो एजुकेशन का सिस्टम डेवलप हुआ, जिसके द्वारा कि पूरा यूरोप जो है धीरे धीरे एजुकेट होना शुरू होता है, वह ट्रेडिशनल सिस्टम था। और फिर उसके बाद जो मॉडर्न सिस्टम आया, जो आपको 20th सेंचुरी के और उसके आसपास के समय जो डेवलप होना शुरू होता है, वह हमारा मॉडर्न सिस्टम ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग है। जो ट्रेडिशनल सिस्टम है वह यह कहता है कि इसमें लोगों को टीच कहाँ किया जाता है, क्लासरूम में किया जाता है। टीचिंग इज द एक्ट ऑफ इम्पार्टिंग इंस्ट्रक्शंस टू द लर्नर इन द क्लासरूम सिचुएशन। यानी ये चीज कहाँ होती है, टीचिंग कहाँ होती है, क्लासरूम में होती है। और क्लासरूम में हम बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उन्हें हम पढ़ाते हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड यस में सर। क्या होता है, टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन देता है, या फिर कोई एक स्टूडेंट जो है वो टेक्स्ट बुक को रीड आउट करता है और बाकी बच्चे उसे फॉलो करते हैं। क्लियर है? यानी जो टीचिंग का फुल कंट्रोल है वो किसके हाथ में होता है, टीचर के हाथ में होता है। और ट्रेडिशनल सिस्टम में क्या होता है, चूंकि टीचर बेस्ड है, तो टीचर जब भी टीच करेगा तो वह बच्चों को ध्यान में रखेगा और साथ ही जो मैटर होगा उसे एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में प्रेजेंट करेगा। जो भी मैटर हमें प्रेजेंट करना है वो कैसे प्रेजेंट करेंगे, सब्जेक्ट मैटर को सिस्टमैटिक वे में हम उसे प्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? नहीं सर। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। कुछ नोट डाउन कर लो। एज पर द एज पर द experts, the teaching is a complex process. The objective of teaching is to bring about socially desirable behavioral changes socially desirable behavioral changes in the students
अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सोशली डिजायरेबल बिहेवियरल चेंजेस, इसका मतलब क्या हुआ? सोसाइटी की नीड्स के अकॉर्डिंग बिहेवियर में चेंज करना है। कैसे चेंज करना है? सोसाइटी की नीड्स के अकॉर्डिंग बच्चों के बिहेवियर में चेंज करना है। इसलिए इसे क्या नाम दिया गया? सोशली डिजायरेबल बिहेवियरल चेंजेस। यानी कि आपको सोसाइटी में रहना है तो उस कंडीशन में आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, इस चीज को हम यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है चीज? in the Yes, sir. traditional method, in the traditional concept method, in the traditional concept, this is usually done in the classroom situation. This is usually done in the classroom situation by the teacher, but as per the modern concept, the teaching is to cause the teaching is to cause the pupil to learn and acquire the desired knowledge skill and also just a minute. And also desirable ways of living in society. देखो मॉडर्न कंसेप्ट यह कहता है कि इसमें टीचर बच्चों को टीच नहीं करेगा, वो उन्हें सीखने के लिए, लर्न करने के लिए ऑप्शंस देगा और फिर बच्चे खुद से चीजों को लर्न करेंगे। यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बच्चे इन्वॉल्व होंगे। क्लियर है चीज? वो आपको क्या करना है? बच्चों को इन्वॉल्व करना है। एंड जो मॉडर्न कंसेप्ट है वह एक ऐसा सिस्टम की बात करता है जो स्टूडेंट सेंट्रिक होता है। जो ट्रेडिशनल कंसेप्ट है वह किसकी बात करता है? वह टीचर सेंट्रिक की बात करता है। ठीक है, जो मॉडर्न कंसेप्ट है वह किसकी बात करता है? वह स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड की बात करता है। क्लियर है चीज? श्योर है? इसमें कोई डाउट? बच्चों को टीचिंग सर कैसे देंगे? क्या कर रहे हो सर जो मतलब कॉलेजेस के बच्चे हैं उनको सर इफेक्टिव टीचिंग सर किस कॉन्सेप्ट से दे सकते हैं? देखो किसी भी लेवल की बात हो, इफेक्टिव टीचिंग तभी हो सकता है जब बच्चे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हो। अगर आप केवल लेक्चर का इस्तेमाल करोगे तो कभी भी वो इफेक्टिव टीचिंग नहीं होगा। लेक्चर यूज हम क्यों करते हैं? लेक्चर यूज करने के पीछे दो तीन कारण होते हैं। सबसे पहला कारण जो है, जिस कारण से भारत में लेक्चर सबसे ज्यादा यूज होता है, वह यह है कि हमारे यहाँ स्टूडेंट टीचर रेशियो बहुत कम है। कॉलेज में भी जितने टीचर की रिक्वायरमेंट है उतने टीचर नहीं है, स्कूल्स में भी जितने टीचर की
रिक्वायरमेंट है उतने टीचर नहीं है, ठीक है। इस कारण से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास में बहुत ज्यादा होते हैं। जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं तो वहां पर उस क्लास को इंटरेक्टिव बनाना पॉसिबल नहीं होता है। दूसरा कारण ये होता है कि जो टीचर्स हैं उसमें से 90% टीचर जो हैं वह इनकम्पिटेंट है, ठीक है। उसमें से 90% टीचर्स को अपना सब्जेक्ट मैटर भी ठीक से नहीं पता, अपने सब्जेक्ट मैटर को भी ठीक से इलेबोरेट नहीं कर सकते। तो वहाँ जो पूरी की पूरी टीचिंग होती है वो नोट्स बेस्ड होती है कि आप आए, आपने क्लास में नोट्स लिखा दिया, काम खत्म हो गया, ठीक है। बच्चों ने नोट्स पढ़ लिया, एग्जाम क्वालिफाई करेगी, आपकी जिम्मेदारी खत्म। आप वहां पर बच्चों को सोचने का मौका नहीं देते, उन्हें समझने का, उन्हें क्वेश्चन करने का मौका नहीं देना चाहते, क्योंकि आपको डर इस बात का होता है कि अगर बच्चा क्वेश्चन करेगा तो आप उसके क्वेश्चंस का आंसर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्लियर है। और तीसरा कारण ये होता है कि जो स्टूडेंट हो, जो टीचर होता है, वह क्लास को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है, जिसके कारण से कि टाइम बचता है, सिलेबस टाइम से पूरा हो जाए, और साथ ही वो अपने कंफर्ट लेवल के अकॉर्डिंग चीजों चीजों को इलेबोरेट कर सके, ठीक है। तो ये तीन मेन कारण होते हैं। तो नॉर्मली टीच करने का, कॉलेज हो, स्कूल हो, कहीं भी टीच करने का जो सबसे अच्छा मेथड आपके पास होता है, जैसे यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जब आप जा रहे हो तो वहां पे सबसे अच्छा मेथड होता है डिस्कशन का। आप बच्चों को फ्री हैंड दो कि वह उन चीजों को डिस्कस करें जो आपको क्लास में टीच करना है, और उस डिस्कशन में आप बच्चों को अपनी तरफ से सोचने की छूट दो कि वह सोचे, उन चीजों को सामने रखें, या फिर उन्हें एक्टिविटी में इन्वॉल्व करो, उस एक्टिविटी के द्वारा उन्हें टीच करो। जब आप बच्चों को एक्टिविटी के द्वारा टीच करते हो तो वो चीजें उन्हें ज्यादा लंबे समय तक याद रहती हैं, वो उन चीजों की समझ कहीं ज्यादा बेहतर होती है बनस्पति किसी भी लेक्चर के, ठीक है। क्लियर है चीज। कोई डाउट इसमें? सर जो सोशली डिजायरेबल बिहेवियरल चेंजेस है ये ट्रेडिशनल में आएगा कि मॉडर्न में? देखो, बेसिक जो कंसेप्ट है टीचिंग का वो यही है कि हमें सोसाइटी के नीड के अकॉर्डिंग बच्चों के व्यवहार में चेंज करना है, तो दोनों में आता है। अब बच्चों के व्यवहार में चेंज करने का जब अर्थ आता है तो वहां पे टीचर का काम केवल और केवल इंफॉर्मेशन इम्पार्ट करना ही नहीं होता है, उसके बिहेवियर को मॉडिफाई करना भी होता है। यानी उसके बिहेवियर को भी चेक करना जरूरी है कि वह ग्रुप में कैसे बिहेव कर रहा है, इंडिविजुअली कैसे काम कर रहा है, यानी हर तरह से सोसाइटी में रहने के लायक उसे बनाना आवश्यक होता है, ठीक है। अच्छा एक बात यस बताओ, सर। अभी ना लॉकडाउन लगा था भारत में, ठीक है। लॉकडाउन के दौरान भारत में दो तीन सीरियल दिखाए गए फर्स्ट लॉकडाउन के दौरान, यस सर। जिसमें एक सीरियल था रामायण। यस सर। तो रामायण में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को पढ़ने के लिए भेजा जाता है, भेजते हैं ना। यस सर। तो राजा के बेटे होते हैं, यस सर। वो गुरुकुल में जाते हैं। तो क्या गुरुकुल में उन्हें कोई स्पेशल सुविधा दी जाती है क्या? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्हें भी सभी बच्चों के साथ रहना है, हम्म। सभी बच्चों के साथ चीजों को देखना है, काम करना है। और पहले दिन से उनकी पढ़ाई शुरू नहीं होती है। पहले दिन क्या प्रारंभ होता है? शुरुआत में क्या होता है? उनसे काम कराया जाता है, बाकी बच्चों के साथ मिलकर आप काम करो। हम्म। तो वहां क्या कर रहे हैं? वहां उनके बिहेवियर को डेवलप किया जा रहा है ताकि वो समाज के साथ रह सकें। उनके अंदर जो राजा के बेटे होने का जो घमंड है, जो इस तरह की जो चीजें डेवलप हो सकती हैं बीइंग एट द टॉप टायर ऑफ द सोसाइटी, वह चीजें डेवलप ना हो हम्म। और उस सोसाइटी को ज्यादा बेहतर ढंग से समझ सकें। लेकिन आज की डेट में क्या होता है? सर ऐसे नहीं होता है। क्योंकि होना तो ऐसे ही चाहिए।
आज की डेट में टीचिंग होती ही नहीं है, ट्रेनिंग होती है सिंपली, कि भैया आप इतना रट्टा मार लो ताकि कंपटीशन आप पास कर जाओ, आप एग्जाम पास कर जाओ। आपको डॉक्टर बनना है तो आपको इतना रट्टा मारना पड़ेगा, आप इतना रट्टा मार लोगे आप डॉक्टर बन जाओगे। ठीक है, इस तरह की चीजें होती हैं। ठीक है, Yes, क्लियर sir. ये चीज? तो आज के डेट में टीचिंग का यह जो बेसिक कंसेप्ट है कि हमें बिहेवियर का मॉडिफिकेशन करना है, यह तो होता ही नहीं है। अब तो टीचर को कोई मतलब नहीं कि बच्चा क्या करता है, टीचर को मतलब इस बात से कि बच्चे को कितने परसेंट नंबर आते हैं, यही होता है ना। Yes, sir. चलिए, तो आज की क्लास इसी पॉइंट पे रोकते हैं, कल फिर मिलते हैं। अच्छा, कल क्या हम लोग क्लास थोड़ा पहले कर सकते हैं? बताओ, Sir, कितनी पहले? तुम्हारा शेड्यूल क्या है क्लास का? Sir, after 5. आफ्टर 5? ठीक है, Yes, sir. देखते हैं। ठीक है रजत, फिर मिलते हैं। ऑल द Okay, बेस्ट। sir. ओके, Thank you, चलो sir. चलो, गुड नाइट। Good night, sir.